हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेड मार्क ऑनलाइन पर। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को देखा था। 26वें क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? जी हाँ, लाइसोसोम कोशिका अंगक जिससे बनता है उसको गोल्जी काय कहते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। इन्होंने इसकी खोज की थी और बाद में इन्हीं के सम्मान में इसे गोल्जी बॉडी नाम दिया गया था। याद रखें, गोल्जी काय एक मुड़े हुए छड़ के समान गुच्छों में व्यवस्थित रहता है कोशिका धर्म में, और इसी के गुच्छे को डाल्टन एवं फेलिक्स नामक वैज्ञानिकों ने सिस्टर्नी का समूह कहा था। तो लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्जी काय बनाता है। आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक, इन दोनों के पास स्वयं का डीएनए होता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में पाया जाता है, और यही दोनों अपने में उपस्थित डीएनए को सम्मिलित करते हुए खुद के प्रोटीनों का संश्लेषण कर पाने में सक्षम होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है एवं वास्तविक केंद्रक का भी अभाव होता है, ऐसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जी हाँ, ये सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, साथ ही साथ कोई भी वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, और कोशिकांग जो होता है उनका अभाव होता है। हम लोग जानते हैं कोशिका में विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत कोशिकांग होते हैं। मृत कहने का मतलब है वैसी कोशिकांग जिसमें विभाजन करने एवं बढ़ने की क्षमता नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह की कोशिका को हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जी हाँ, इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यह पूर्ण रूप से विकसित कोशिका होते हैं। इनमें सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं और इनकी कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। ये यूकैरियोटिक कोशिका है, और इस तरह से दोनों कथन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? देखिए, अपनी आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदलने में सक्षम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये कैसे होता है? तो याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन का काम होता है और एटीपी का निर्माण होता है, जो ऊर्जा पैकेज होता है और शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करके एटीपी का निर्माण करता है। तो याद रखिए, जब हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा काम करने लगता है, और इस दौरान इसका आकार ज़्यादा होता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि परिस्थितियों के अनुसार अपना आकार बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, और ऐसा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल है सबसे बड़ी कोशिका। हालांकि सबसे लंबी कोशिका होनी चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में लंबी नहीं है, तो इसलिए हम सबसे बड़ी कोशिका के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत, प्रारूपिक कोशिका यानी कि एक सेल के अंतर्गत क्या शामिल किया जा सकता है? तो देखिए, एक सेल के अंतर्गत साइटोसोम नहीं, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक जी नहीं। देखिए, साइटोसोम अगर हम शामिल करते हैं तो इसमें केंद्रक छूट जाता है, क्योंकि साइटोसोम में जो है
सो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग को ही शामिल किया जाता है, केंद्रक को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कोशिका बना नहीं पाएगा। प्रारूपिक कोशिका का मतलब है एक नॉर्मल कोशिका में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो साइटोसोम से तो नहीं बनेगा कोशिका। कोशिका द्रव एवं केंद्रक, देखिए कोशिका द्रव एवं केंद्रक आ गया, लेकिन कोशिका झिल्ली छूट गया। आप एक चीज़ देखें इसको, एक कोशिका का आकार अलग अलग आकार के हो सकते हैं, लेकिन ये एक गोल कोशिका बनाए हैं, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद बीच में एक कोशिका अंगक है, इसको केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक न्यूक्लियस। और इसके बीच में जो द्रव पदार्थ भरे हुए हैं, इसमें ढेर सारे कोशिका अंगक होते हैं, इस कोशिका के ढेर सारे अंग होते हैं। ठीक है, और इन अंगों को इन द्रव इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य। अब देखिए, एक कोशिका को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक भाग को हम लोग बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली, और इसी के दूसरे भाग को हम लोग बोल सकते हैं जीव द्रव्य। इस तरह से एक पार्ट में हम लोग बांट दिया, कोशिका झिल्ली अलग कर दिया और जीव द्रव्य अलग कर दिया। ये कोशिका झिल्ली अलग हो गया, और इसके अंदर जीव द्रव्य का मतलब जो भी ये द्रव भरे हैं और इसके अंदर जो भी कोशिकांग है, इन सबको जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में सारे कोशिका अंगक, साथ में केंद्रक को भी शामिल किया जाता है, केंद्रक भी एक कोशिका अंगक ही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देख लें तो ये जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य, इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। अब जीव द्रव्य को, ये तो कोशिका को बांटा था, जीव द्रव्य को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक रख सकते हैं केंद्रक और दूसरा रख सकते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ये हो गया आपका केंद्रक, और ये कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग अलग हो गया। ठीक है, तो केंद्रक को तो न्यूक्लियस कहते हैं, कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। अब देखिए, ये कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य, इसको भी दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कोशिका द्रव्य को, कोशिका द्रव्य जो ये है, कोशिका द्रव्य यानी कि ये झिल्ली को छोड़ के और केंद्रक को छोड़ के बीच में जो ये द्रव्य है, और इसमें जो भी कोशिका अंगक मौजूद हैं, जो भी कोशिका के अंग मौजूद हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं ऑर्गेनॉइड, और दूसरे को बोलते हैं मेटाप्लास्ट। अब ये क्या होता है, तो ऑर्गेनॉइड, इसके अंदर मौजूद ऐसी कोशिका अंगक को कहा जाता है जिसमें बढ़ने एवं विभाजन करने की क्षमता होती है। यानी ये जीवित कोशिकाएं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ऑर्गेनॉइड संरचना है। कहा, अगर पूछे कि कोशिका में जीवित कोशिकांग को क्या कहा जाता है, तो ऑर्गेनॉइड कहा जाता है। लेकिन कोशिका में कुछ ऐसी कोशिकांग भी होते हैं, ऐसे अंगक भी होते हैं जिनमें ना बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही वृद्धि करने का या विभाजन करने का क्षमता होती है, उसको मेटाप्लास्ट कहा जाता है। वो कैसी संरचना होती हैं, मेटाप्लास्ट, जैसे रसधानी, है ना, वैक्यूल्स, इसके बाद जो है सो प्रोटीन कण आदि जो है सो मेटाप्लास्ट संरचना होती है। इसमें बढ़ने की कोई ये नहीं होती है। तो ये प्रोटोप्लाज्म समझ गए, साइटोप्लाज्म समझ गए, मेटाप्लास्ट, ऑर्गेनॉइड समझ गए। एक होता ये साइटोप्लाज्म है और एक होता है साइटोसोम। तो साइटोसोम में झिल्ली को शामिल करते हैं, यानी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और कोशिका द्रव्य में स्थित सारे कोशिकांग। सिर्फ इसमें केंद्रक को छोड़ देते हैं, यानी कि एक सेल का केंद्रक को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी चीज़ बनते हैं, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में स्थित विभिन्न कोशिकांग, इन सबको साइटोसोम कहा जाता है। साइटोसोम, तो साइटोसोम समझ गए, प्रोटोप्लाज्म समझ गए और
साइटोप्लाज्म समझ गए हैं। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार और वीडियो को पीछे करके देखेंगे, आपको बातें समझ में आएंगी। तो कह रहा है एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत क्या शामिल हो सकता है, यानी एक नॉर्मल कोशिका में क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए साइटोसोम अगर शामिल कर दें तो कोशिका झिल्ली शामिल हो जाएगा, कोशिका दर्भ और कोशिका दर्भ में स्थित सारे कोशिकांग शामिल हो जाएंगे। बच क्या जाएगा, केंद्रक तो और एवं केंद्रक, और केंद्रक को भी अगर इसी में शामिल कर लिया जाए तो साइटोसोम और केंद्रक मिलकर हमें एक प्रारूपिक कोशिका यानी एक बेसिक कोशिका हमें बन जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा। होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये बात नहीं समझ में आएगी, मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको इसे बताने का। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम मुख्य रूप से भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता मैकेनिकल हेल्प पाता है, किससे पाता है, तो अंतःप्रद्रविक जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यह आंतरिक सहायता पाता है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हम करें तो ये आपका कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एक नलिका के तरह होता है। कहीं कहीं पर ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ा रहता है, तो कहीं कहीं पर ये कोशिका झिल्ली से जुड़ा रहता है, और कहीं कहीं पर ये दोनों से नहीं जुड़ा रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह की संरचना बनाता है, और इसी तरह से, और ये एक तरह का कंकाल तंत्र का काम करता है। इसलिए इसको यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। कंकाल तंत्र भी कहते हैं किसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो यहाँ पे आपको यांत्रिक सहायता कोशिका को कौन देता है, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 70S राइबोसोम पाया जाता है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है। देखिए कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। क्या अंतर होता है, देखिए जो कम विकसित जीव हैं, कम विकसित जीवों में, कम विकसित पादपों में या जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका में पाया जाता है और इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। याद रखिए ये शुरुआती जीव जो धरती पे उत्पन्न हुए थे उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका ही पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका बाद के जीवों में यानी कि एक विकसित कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है। लेकिन अगर दोनों में पुराना पूछा जाए तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो ये पुराना कोशिका है और ये नया कोशिका है। इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है। लेकिन याद रखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली तो नहीं होता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है। और कोशिका भित्ति जो है पौधों की तरह सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है। इसमें कोशिका भित्ति जो है, जैसे कि इसका अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है, जीवाणु में, बैक्टीरिया में, और इसका पेप्टिडोगल केन का कोशिका भित्ति बना होता है। जबकि पौधे की कोशिका भित्ति हम लोग देखते हैं कि सेल्यूलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो है सो कोशिका भित्ति नहीं होता है, लेकिन ये जो है सो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति भी जो है सो आप पौधे की कोशिका में देख सकते हैं, कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। लेकिन इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक होता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखें कि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिका अंगक मौजूद रहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S
और वास्तविक केंद्रक का अभाव रहता है और इसके अलावा अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। तो 70S राइबोसोम किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। आपका आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रंगीन लवक को कहा जाता है, रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? तो देखिए लवक जो है, लवक यानी प्लेस्टिड, ये पौधों का एक लक्षण है, पौधों में पाया जाता है लवक। ये भी कोशिका का एक अंगक है, ठीक है। और लवक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ठीक है। इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। वर्णी लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट याद रखें। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। और वर्णी लवक विभिन्न प्रकार का पौधों को फूल, पत्तियों, फल आदि में रंगों को भरता है। और अवर्णी लवक में कोई रंग नहीं होता है, ये खासकर वैसे भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से दूर होते हैं, जैसे में जड़। और ये याद रखें, ये भोज्य पदार्थ का यानी जो भोजन बनाता है पौधे, उसको संचय करता है, संचित रखता है, ठीक है, इकट्ठा करता है। तो रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? तो रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ग्रैनम पाया जाता है। ग्रैनम कहाँ पाया जाता है? तो ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब देखिए समझिए, एक क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट में जो है सो पाया जाएगा थैलेकाइड, उसके बाद ग्रैनम। ये दोनों कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्रैनम कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, यानी लिपोप्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन डी सही है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, यानी प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और याद रखें, राइबोसोम जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हालांकि राइबोसोम के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा कोशिका धर्म में अकेले अकेले या गुच्छा बनाकर भी रहते हैं, जिसे पॉलीसोम कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टेलोमियर कहा जाता है, टेलोमियर कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। चलिए, अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्र है, अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम ही प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्र हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है? यानी पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। सेंट्रियोल जो संरचना है ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। याद रखिए, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम का भाग है, सेंट्रोसोम, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं तारककाय, ठीक है। अब देखिए, ये इस तरह की बेलनाकार संरचना है,
इसके दोनों छोर पे धागे जैसी संरचना होती है जिसको एस्टेरल रेज कहा जाता है, और इसके बीच में एक दो ऐसी गोल संरचना होती है, इसी को कहा जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। और याद रखें ये जो है सेंट्रियोल ये पादप कोशिका में जो है सो नहीं पाया जाता है, क्योंकि सेंट्रोसोम ही पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, और अगर सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा तो सेंट्रोसोम का ये भाग जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है वो कैसे पादप कोशिका में पाया जाएगा। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम में जमा रहता है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम जमा रहते हैं। पाचक एंजाइम जमा रहते हैं लाइसोसोम में 20 से 21 प्रकार के एंजाइम जमा रहते हैं, और सम्मिलित रूप से ये 20-21 प्रकार के एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। और ये पाचक एंजाइम है, ये इतना जो है सो मतलब ख़तरनाक है कि जब ये कोशिका की थैली फट जाती है, जब हाइड्रोलाइटिक यानी कि लाइसोसोम की थैली फटती है, तो ये क्या करता है, पूरे के पूरे कोशिका को क्या करता है, गला देता है, ख़त्म कर देता है, खा जाता है। तो इसका क्या काम है लाइसोसोम का? लाइसोसोम का काम है कि बाहर से अगर कोई सूक्ष्मजीव या हानिकारक सूक्ष्मजीव जब ये कोशिका में प्रवेश करता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सहायता से उसको नष्ट कर देता है, मार देता है। कोशिका के कोई अंग में टूट फूट होता है या कोशिका का कोई अंग टूट फूट जाता है, खराब हो जाता है, मर जाता है, तो उसको भी इस एंजाइम की सहायता से पचा दिया जाता है। इसलिए ये पाचक एंजाइम कहलाते हैं। और याद रखिए ये कोशिका के अंग को नहीं बल्कि पूरी की पूरी कोशिका को भी ख़त्म करने का क्षमता रखता है, और इसीलिए लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहता है, क्योंकि जब ये फटता है तो खुद को तो ख़त्म करता ही है, पूरा का पूरा कोशिका को भी ख़त्म कर देता है, तो इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है एटीपी के निर्माण से। ठीक है, अब एटीपी क्या है, तो एटीपी ऊर्जा का स्रोत है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हालांकि कोशिका धर्म में भी यानी जीव धर्म में भी होता है, लेकिन इसका आखिरी चरण जो है श्वसन का 2 चरण में होता है, और आखिरी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी क्या है, ऊर्जा है। नेक्स्ट, पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम देखिए, अभी मैंने एक कोशिका बनाकर और उसमें आपको दिखाया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम व्यवस्थित रहते हैं। इस तरह से कण रहता है राइबोसोम का, और राइबोसोम ना सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही पाए जाते हैं, बल्कि ये मुक्त रूप से कोशिका धर्म में भी अकेले और कहीं कहीं पर गुच्छा बनाकर, कहीं पर ये राइबोसोम का गुच्छा बनाकर रहता है। ठीक है, तो ये 3 तरह से रहते हैं। एक तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रहता है, दूसरा कि कोशिका धर्म में बिखरे हुए रहते हैं अकेले, और कहीं कहीं पर गुच्छा बना के रहते हैं। तो ये जो गुच्छा बनाकर जो रहता है इसी को कहा जाता है पॉलीसोम। क्या कहा जाता है? पॉलीसोम। और ये पॉलीसोम जो आपस में जुड़े रहते हैं तो एक धागे समान संरचना से जुड़े रहते हैं, और इस धागे समान संरचना को कहा जाता है mRNA। तो इसलिए पॉलीसोम बना किससे होता है? राइबोसोम और mRNA का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए, ऊर्जा एटीपी से मिलता है, लेकिन स्रोत क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही श्वसन करके एटीपी का निर्माण करता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता तो निश्चित तौर पे एटीपी के साथ जाया जा सकता था, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन कहता है कि जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है उसका चयन करें, और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नेक्स्ट, तरल मोजाइक मॉडल का मत किसने प्रस्तुत किया था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसका संबंध जो है सो सेल मेम्ब्रेन से है। सेल
मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की संरचना या निर्माण से संबंधित है तरल मोजाइक मॉडल, और इस मॉडल को सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिकों ने 1972 ईस्वी में दिया था। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के संरचना से संबंधित एक और मॉडल है जिसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और इसको रॉबर्टसन ने दिया है, ठीक है, और ये दिया है 1959 में, ठीक है। तो ये दो मॉडल है, और ये दो मॉडल किससे संबंधित है भाई? तो कोशिका झिल्ली के निर्माण से संबंधित है, मतलब कि किस तरह की संरचना होती है, लिपिड और फास्फोरस इसमें किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। लिपिड और फास्फोरस बोला मैंने, नहीं, लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। देखिए, ये तरल मोजाइक मॉडल जो है सो ये बताता है कि कोशिका झिल्ली 3 परत की बनी होती है, 3 परत की, और इसके दोनों तरफ जो परत होते हैं, बाहरी तरफ परत, ये लिपिड होते हैं, लिपिड, और बीच वाला परत प्रोटीन होता है। यही है तरल मोजाइक मॉडल। लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि ये 3 झिल्ली से बनी तो होती है, लेकिन इसके दोनों बाहरी झिल्ली जो है प्रोटीन का बना होता है, और बीच वाला झिल्ली लिपिड का बना होता है। यह है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो दोनों मॉडल समझ गए। तरल मोजाइक मॉडल सिंगर एवं निकोलसन ने दिया, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? जंतु कोशिका में, अमीबा में, युगलिना में, पादप कोशिका में। जी हाँ, पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति, ठीक है। इसके अलावा जीवाणु की कोशिका में भी पाए जाते हैं। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? अवर्णी लवक का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संचयन करना है। इसकी चर्चा मैंने पहले की थी। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की है? पुरकिंजे ने कोशिका में जीवद्रव्य की खोज की है, और इसका नामकरण भी जो जीवद्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, इसका नामकरण भी जो है पुरकिंजे ने ही किया है। नेक्स्ट, जीवद्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। अब जीवद्रव्य की हम लोग बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि ये है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग, और बीच में है केंद्रक। तो इस सेल को 2 भाग में बांटा था, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा अंदर के सारे कोशिकांग, और इसको बोला था प्रोटोप्लाज्म। इसको बोला था प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य में आपको सम्मिलित हो जाएगा कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक, ये शामिल हो जाएगा। कोशिका द्रव्य जिसमें कोशिकांग भी शामिल है, और केंद्रक, ये दोनों मिलकर जो है सो आपको सम्मिलित रूप से जीवद्रव्य बना देगा। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि लिपिड और प्रोटीन यानी लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अभी हम लोग ने 2 मॉडल के बारे में पढ़ा था। वही कोशिका झिल्ली के बनने का है कि वो किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कौन करता है? पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेल्यूलोज जिसके कोशिका भित्ति बनती हैं। नेक्स्ट, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है जीवाणु में। जी हाँ, जीवाणु में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम रहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फिर से समझें, देखिए ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है, और इसमें अगर हम बनाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मैंने बताया था कि ये कहीं कहीं केंद्रक से जुड़ी होती है, तो कहीं कहीं कोशिका झिल्ली से जुड़ी होती है, और कहीं कहीं
ये मुक्त रूप से ही कोशिका धर्म में रहते हैं और इस पर किसी किसी पर जो है राइबोसोम व्यवस्थित रहते हैं, राइबोसोम। और याद रखिए जिस पर राइबोसोम रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरी अंतःपरदवी जालिका। लेकिन आप देखेंगे कि किसी किसी पर राइबोसोम व्यवस्थित नहीं है, राइबोसोम नहीं है, इसको चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम है और यह प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। लेकिन जो चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ तो राइबोसोम संश्लेषण नहीं कर पाएगा प्रोटीन का, क्योंकि राइबोसोम नहीं है। तो चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका लिपिड एंड लिपिड और एस्टोराइड का जो है निर्माण करती है, लिपिड और एस्टोराइड का। तो वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेगी चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और राइबोसोम बना होता है तो अभी हम लोगों ने बताया था कि प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। और ख़ास अगर आरएनए में भी याद रखें एमआरएनए का, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरएनए एंड टीआरएनए। तो ये एमआरएनए का बना होता है, एमआरएनए का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में और नील हरित शैवालों में। ये सारे में सभी में नहीं पाए जाते हैं गोल्जी उपकरण, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएँ, देखिए लाल रुधिर कणिकाएँ यानी आरबीसी, ये यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसमें भी सिर्फ 70S राइबोसोम पाया जाता है ना। और बाकी कोशिकांगों का इसमें भी अभाव होता है। नील हरित शैवाल इसमें भी नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। तो अभी हमने बताया था गोल्जी बॉडी जो इस तरह मुड़े हुए छड़ के समान रहते हैं व्यवस्थित गुच्छा में, और इसे डाल्टन एवं फेलिक्स नामक वैज्ञानिकों ने कहा क्या, सिस्टर्नी। तो ये गोल्जी उपकरण है, गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्टेरॉयड या लिपिड, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका, और राइबोसोम यानी रफ या खुरदुरी अंतःपरद्रवी जालिका जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इन सब को जो है सो पैकेजिंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए और सेक्रेशन करने के लिए, स्रावन करने के लिए जो काम आता है वो है गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण। जी हाँ, गोल्जी बॉडी ही इसे छोटे छोटे बैग के आकार में यानी पैकेट के आकार में पैक करता है और कोशिका धर्म में इधर से उधर भेजने का काम करता है। याद रखें गोल्जी उपकरण जो है ये मुख्य रूप से सेक्रेशन अंग है, सेक्रेशन अंग, स्रावन अंगक है, ठीक है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डुवे ने देखा था, क्रिश्चियन डी डुवे ने ही देखा था, यानी लाइसोसोम की खोज किया था क्रिश्चियन डी डुवे ने। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग क्या है? अभी मैंने बताया था कि पाचक एंजाइम पाया जाता है किसमें? लाइसोसोम में। और लाइसोसोम अगर कोई जीवाणु या वायरस कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो लाइसोसोम क्या करता है? पाचक एंजाइम को उस पर छिड़क देता है और उस तरह से उसे नष्ट कर देता है। तो आंसर हो जाएगा आपको लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी, देखिए क्रिस्टी है क्या? तो अगर हम एक कोशिका अंगक बनाए माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ ये अंगक है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ अंगक है। और जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिए
इसका जो केंद्रक होता है, इसका जो अंदर वाली झिल्ली होता है, अंदर वाली झिल्ली इसका अंदर की ओर उंगली जैसे उभार के साथ धंसे हुए रहते हैं। उंगली जैसे उभार के साथ अंदर की ओर धंसे हुए रहते हैं। और ये जो अंदर की ओर उंगली जैसे उभार सी धंसी हुई संरचना है, इसी को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। याद रखिए, श्वसन के लिए ये जिम्मेवार है, यहाँ पे श्वसन होता है। और क्रिस्टी नामक संरचना इसी को कहा जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के इस संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है, इसलिए क्रिस्टी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ मौजूद रहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के गुहा मैट्रिक्स में। ये जो अंदर का जो है गुहा है ना, ये गुहा यानी कि ये खाली जगह, इसी को कहा जाता है गुहा मैट्रिक्स। गुहा मैट्रिक्स कहा जाता है, चूँकि ये खाली जगह है इसलिए गुहा, तो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें तरह तरह के एंजाइम या एंजाइम पाए जाते हैं, और जो कि श्वसन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, इसी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो मैट्रिक्स और क्रिस्टी दोनों कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट है, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। तो अभी हमने बताया था, हरा को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो रंग वाला है उसको क्रोमोप्लास्ट, और जो रंगहीन है उसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, और ये भोज्य पदार्थ का संचयन करने का काम यानी जमा करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? तो एस्ट्रोमा कहा जाता है। एस्ट्रोमा, देखिए ये जो है क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। और याद रखिए, मैं जैसे अभी बताया था कि जंतु कोशिका की सबसे बड़ा कोशिका अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंगक है प्लास्टिड है ना। और प्लास्टिड ना केवल पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, बल्कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा अंग है, तो इस अंगक है। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि ओवरऑल कोशिका का सबसे बड़ा अंगक कौन होता है, तो प्लास्टिड होता है। तो ये प्लास्टिड है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, इसे ही कहा जाता है एस्ट्रोमा। और इस एस्ट्रोमा में नलिका आकार की जो संरचना पाया जाता है, इसको एस्ट्रोमा लैमली कहा जाता है। ठीक है, इस एस्ट्रोमा लैमली पे ही कण जैसी संरचना होती है ना, प्लेट के ऊपर प्लेट जैसे चढ़े हुए, इसको ग्रेनम कहा जाता है। ग्रेनम और ग्रेनम एक जगह जो जमा हो जाते हैं, इसको थाइलेकाइड कहा जाता है। और थाइलेकाइड में ही जो पाया जाता है वो हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एस्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर की संरचना है ना। आपका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोमा। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होता है क्योंकि यह वर्णित जैव अणु से बनी होती है। नहीं, यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। जैव अणुओं के संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता वाले नहीं, ये भी नहीं है। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। हाँ ठीक है, कुछ पदार्थ कुछ चीज़ों को ये कोशिका के अंदर और बाहर जाने के लिए तो देती है, लेकिन बाकी सारे पदार्थों को ये कोशिका के अंदर या बाहर जाने से रोक देती है। तो इस तरह से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। होप कर रहे हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है। चलिए, आप लोगों ने देखा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए खुश रहें, बाय।